अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असरा बरकत से मुखातिब है। तीन चार अहम तरीन खबरें हैं आपके सामने रखनी है। इमरान खान के घर में, इमरान खान के अपने घर में एक शख्स प्लांटेड वहां पर रखा गया, उसे प्लांट किया गया था और वो वहां पर बैठकर जासूसी करता रहा। इमरान खान के घर में रोटी खाता रहा, घर से पैसे लेता रहा और उसके बाद जासूसी किसी और के लिए करता रहा। वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन पाकिस्तान का प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार ये लिख रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब की रातों की नींद गायब हो गई है। मियां साहब बहुत परेशान है और परेशान इस बात पर हैं कि मुझे लाडला ना कहा जाए। यानी पाकिस्तान में जो मुझे लोग लाडला समझते हैं, और लाडला ऑब्वियसली आपको पता है कि किसका लाडला समझते हैं, तो जिनका मुझे लाडला समझते हैं, मुझे ये चीज पसंद नहीं आ रही। लिहाजा कि कोई ना कोई तरीका करके ये लाडले का टैग मेरे ऊपर से हटाएं। इसलिए मियां साहब ने 40 लोगों की कमेटी बना दी है और कमेटी को यह कहा कि लोगों की यादाश्तें छीन लो, इनके ऊपर जादू कर लो, जो मर्जी कर लो, एक ऐसा बयानिया दे दो, एक ऐसा नुस्खा दे दो कि लोग मुझे लाडला ना कहें। उनका ख्याल था कि लोग मुझे मंडेला कहेंगे कि नेल्सन मंडेला आया है। उनका ख्याल यह था कि लोग यहां पर लंबे पड़ जाएंगे, मियां साहब मुल्क को बचाने के लिए आए हैं, लेकिन लोग पहचान गए हैं। लिहाजा लोग उन्हें कह रहे हैं कि आप लाडले हैं। और लाडला वो होता है जो गोद में बैठता है, लाडला वो होता है जो टीसी करता है, लाडला वो होता है जिसे प्यार दिया जाता है, जिसके लिए दरवाजे खोले जाते हैं, लाडला वो होता है जिसकी जिद्दें मानी जाती हैं और उसकी एक एक जिद का पैरा दिया जाता है। मियां साहब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मुझे इनकलाबी कहे, मुझे लाडला ना कहे। उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। और 40 रुकनी जो कमेटी बनाई गई है, अब वो कमेटी कैसे लोगों को समझाएगी, कैसे पाकिस्तान की सरफिरी अवाम जो ट्विटर यूज करती है, सोशल मीडिया यूज करती है, जो इंटरनेट से वाकिफ है, जो पढ़ी लिखी है, जिनकी दुर्गत बनी है, जिन्हें रोटी नहीं मिलती, उन्हें कैसे कन्विंस करेंगे, इन कैसे पागल लोगों को कन्विंस करेंगे कि मियां साहब को प्रोटोकॉल नहीं मिलता। मियां साहब के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट बाकायदा से एयरपोर्ट पर नहीं पहुंची। मियां साहब एक मफरूर इश्तिहारी मुजरिम थे, लेकिन उनके लिए दरवाजे खोलकर बाकायदा सहूलतकारी करके अदालती सहूलतकारी नजर आई और उनके जलसे करवाए गए हैं। लोग कैसे इस चीज पर कन्विंस होंगे कि जिन अदालतों में उनके जमीनों के, उनके घर के, उनके जायदादों के मुकदमे 40-40 सालों तक नहीं सुने जाते, उन अदालतों के जजेस के दरवाजे खोले गए कि मियां साहब अंदर तशरीफ ला रहे हैं। यानी सारे केसेस खत्म कर दिए गए, सारा चीज मियां साहब को प्लेट में रखकर दे दी गई। तो ये कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे। लेकिन मियां साहब की बहरहाल रातों की नींद गायब हो गई है कि मुझे लोग लाडला कहते हैं और लाडला मियां साहब को पसंद नहीं आता कि लोग मुझे लाडला कहें। मियां साहब कह रहे हैं मुझे चे गुवेरा कहें, मुझे नेल्सन मंडेला कहें, अब मुझे कोई और शख्सियत कह दें, लेकिन लाडला मुझे ना कहें। लिहाजा कोई ऐसा बयानिया बना दे, कोई ऐसी ऐसी कोई छू मंतर कर दे यहां पर कि लोग मुझे लाडला ना समझे। लोग आपको भी लाडला समझते हैं और जिनके आप लाडले हैं लोग वो भी सारे गेम समझते हैं। और यही सबसे बड़ा मसला है। असल पेचा यही पड़ा हुआ है कि लोग जान गए हैं। असल असल जो इस वक्त खुन्नस है सारी, वो यही है कि लोग पहचान गए हैं। चूंकि इमरान खान अंदर है, साफी गायब हो सकते हैं, साफी चुप हो सकते हैं, दो तफे मारकर किसी को खामोश करवा सकते हैं, मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं। मसला क्या है? मसला सिर्फ अवाम है। मसला सिर्फ अवाम का है कि अवाम मान नहीं रही। मियां साहब ने उनके बारे में खबर आई है कि 2 अमरीकी फर्म से सर्वे करवाया। अमेरिका की फर्म्स मुख्तलिफ हायर की गई और उनसे सर्वे करवाए। और वो जो अमेरिकन फर्म्स हैं, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को हराना तो छोड़ें, इमरान खान का जो कैंडिडेट है उसे हराना तो छोड़ें, इमरान खान की पूरी पॉलिटिकल पार्टी भी आप लेकर आ जाए अपने साथ, तब भी आप नहीं जीत सकते। यानी उन्होंने भी क्लियर कट मियां साहब को बता दिया कि जनाब आप लाडले, लिहाजा लाडला सब जिद्दें मानी जाएंगी, लेकिन अवाम नहीं मान रही। अवाम कह रही हम इस लाडले की जिद नहीं मानेंगे, बाकी जो मानते हैं वो बेशक मानते रहे और उससे कोई मसला नहीं है। लिहाजा असल मसला यही है। अब एक बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान के प्रोमिनेंट चैनल जियो न्यूज पर सलीम साफी साहब ने साफत के मीनार चढ़ाए और साफत के जो सेहरा था उसके ऊपर एक और डायमंड का उन्होंने हीरा लगाया है। इनाम शाह का इंटरव्यू किया है। इनाम शाह, अब उसके बारे में खबरें आ रही है कि बंदा कौन था। इनाम शाह जो उस घर में रोटी खाता रहा, जिस घर से वो तनख्वाह लेकर अपने बच्चों का पेट पालता रहा, उस घर की जिससे तनख्वाह लेता था बुशरा बीवी, उसके बारे में आकर कह रहा है वो सदका देती है। उसके बारे में कह रहा है, वो कह रही है कि सीरी जाके कब्रिस्तान में फेंक गया। उसके बारे में कह रहा है वो डांटती है। तो इस तरह की बातें उन्होंने सलीम साफी साहब के साथ बैठकर, माशाल्लाह दाढ़ी दोनों ने रखी हुई थी, इस तरह की गुफ्तगू की है। अब जो खबरें आ रही हैं, खबरें ये हैं कि इनाम शाह असल में इनके एक भाई हैं, बड़े भाई हैं, और बड़े भाई जहांगीर खान तरीन साहब की खिदमत कर रहे हैं एक लंबे अरसे से। और चूंकि वो जहांगीर खान तरीन साहब की खिदमत कर रहे हैं, तो जहांगीर तरीन साहब ने ही अपना असर रसूख इमरान खान के ऊपर इस्तेमाल करते हुए इनाम शाह को उनके घर में प्लांट किया था कि खान साहब ये आपकी देखभाल करेंगे, और खान साहब इसे अंडरस्टैंड नहीं कर सके। और ये बंदा एक लंबे अरसे से चीजों को प्लांट करता रहा, एक लंबे अरसे से इमरान खान के घर की खबरें देता रहा, एक लंबे अरसे से बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी चीजों को लेकर दूसरी तरफ भेजता रहा, एक लंबे अरसे से। अभी भी खबरें आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि शायद कोई कॉल्स जो रिकॉर्ड हुई हैं, बहुत सारी इंटरसेप्ट हुई हैं, वो किस तरह से हुई हैं, बहुत सारे लोग जो अंदर गए बाहर गए, उनके हवाले से जो खबरें हैं, ये शायद यही बंदा देता रहा है। तो इनके बारे में खबरें हैं कि इन्हें बाकायदा से वहां पर प्लांट किया गया था और उसके बाद इनके इंटरव्यूज भी करवाए जा रहे हैं। अब जो इंटरव्यू हुआ है सलीम साफी साहब के साथ, उसके बाद लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग ठट्ठे उड़ा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि मसला ये है कि इमरान खान का बावर्ची हो गया, इमरान खान के घर का इंचार्ज हो गया, इमरान खान के नौकर चाकर हो गए, ये सारे हो गए, तो अब इमरान खान के घर में कुत्ता बचा है, शेरू। अब शेरू बड़ा जबरदस्त कुत्ता है, खान के आगे चलता है, खान के आगे वॉक शॉक करता है, खान का लाडला कुत्ता है।
तो अब कुत्ते का इंटरव्यू कौन करेगा? यानी कुत्ते का भी तो इंटरव्यू होगा, शेरू का भी तो इंटरव्यू होगा, यानी शेरू भी तो भाऊ भाऊ करके बताएगा कि जनाब क्या उतारा रहा है और क्या नहीं उतारा। तो ये अब साफियों के दरमियान जाहिर है बहुत सारी जंग भी चल गई है और बहुत मुश्किल भी हो गया है साफियों को डिसाइड करना कि शेरू का इंटरव्यू कौन करे, क्योंकि किसी ने तो करना है। तो शेरू का इंटरव्यू कौन करेगा, उसके लिए साफियों का किसका कुर्रा निकलता है, कौन चुना जाता है और किसे इज्जत बख्शी जाती है, अब वो आने वाले टाइम में देखेंगे, लेकिन अभी तक समझ नहीं आ रही। तो बुनियादी तौर पर मामला यह है कि हाथ नहीं पड़ रहा, बुनियादी तौर पर मामला यह है कि कुछ भी हथे नहीं आ रहा, यानी पूरा हाथ डाला जा रहा है लेकिन समझ नहीं आ रही क्या करे, समझ नहीं आ रही क्या करे। हमने बदनाम करने की कोशिश की, बदनाम नहीं होता, जेल में डाल दिया, वो जेल के अंदर जाकर बंदा डरता नहीं है, उसके बारे में किया तो किया क्या जाए। तो ये किसी की समझ में नहीं आ रहा कि खान को रोकना कैसे है। इसी वजह से शायद शेरू का इंटरव्यू भी आप आने वाले टाइम में देखें कि जहां पर शेरू आपको ये बताएगा खान करता क्या था और क्या नहीं करता था। ये खान के बेडरूम की खबरें। अब जो बुशरा बीबी के हवाले से कैंपेन चली है, उसके बाद अब ये खबरें आ रही है कल शायद कल 13 नवंबर को बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नैब ने उन्हें गवाह से बदलकर उनका जो स्टेटस है मुलजिमा में बदल दिया है, लिहाजा कल शायद उन्हें नैब गिरफ्तार कर लेगा या फिर कल उनकी मुमकिन गिरफ्तारी हो सकती है। तो आने वाले 12 घंटों में बताया जा रहा है कि बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार किया जाएगा। और बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार करने का मामला सिर्फ इसलिए कि खान के ऊपर प्रेशर डाला जाए, खान को तोड़ा जाए। इमेजिन करें कि अगर वो इसके ऊपर भी नहीं टूटा, जो कि नहीं टूटेगा, तो फिर क्या होगा, फिर यही होगा कि और ज्यादा मार धाड़ होगी, फिर तैयार रहेंगे, और ज्यादा जुबानें बंद होंगी, फिर और ज्यादा मुश्किलात होंगी, तो और ज्यादा मुश्किल टाइम आएगा। जितना खान नहीं टूटता उतनी अवाम को सजा दी जाती है, जितना खान मजबूत रहता है उतना ज्यादा अवाम के ऊपर उस तरह का हाथ अवाम के ऊपर रखा जाता है। अब असद उमर साहब, उनके हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं। असद उमर साहब ने इससे पहले आपको पता है कि पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा दिया है, सियासत सोच छोड़कर साइड पर हो गए हैं और उन्होंने कहा जी इदारों के साथ जो टकराव की पॉलिसी थी मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता था और वो टकराव नहीं होना चाहिए था। तो उन्होंने एक शोशा छोड़ दिया या फिर एक फिलर छोड़ा है उस अपने रेजिग्नेशन के अंदर, ट्वीट के अंदर, कि शायद इमरान खान ने एक टकराव की पॉलिसी, इदारों के साथ टकराव की पॉलिसी खान ने अपनाई है, इस वजह से मैं पार्टी भी छोड़ रहा हूं, इस वजह से हमारे साथ ये कुछ हो रहा है और हमारा सब कुछ तहस नहस हुआ। अब जो खबरें अंदर से आ रही हैं, खबरें ये हैं कि असद उमर साहब ने जनाब वो काशिफ अब्बासी साहब को इंटरव्यू देने के बाद इमरान खान साहब को पैगाम भेजे, 3-4 शख्सियात के जरिए पैगाम भेजे और खान साहब से दरखास्त की कि बराए मेहरबानी मुझे पार्टी के अंदर दोबारा से शामिल करें, मुझे पार्टी की कोर कमेटी के अंदर शामिल करें, मुझे पार्टी के मामलात के अंदर शामिल करें, मैं पार्टी को दोबारा चलाना चाहता हूं। ठीक है, डर था, दबाव था, प्रेशर था, हो गया, मुकाएं गल को, खान साहब मुझे दोबारा से ले आए। इमरान खान ने आगे से जवाब दिया कि एब्सोल्युटली नॉट, कि भाई तुम्हारा रास्ता बंद है और तुम्हारे लिए कोई दरवाजा नहीं खोला जाएगा, एनफ इज एनफ, बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर लिया, हम सब ने बर्दाश्त किया। तो तुम लोग यानी किस तरह के लोग थे यार, आखिरी टाइम में सारे खिस्से के फवाद चौधरी साहब के बारे में जिक्र हो रहा है, फिर असद उमर साहब के बारे में और 3-4 और उनके बारे में खान साहब ने क्लियर पैगाम जारी किए कि जनाब सवाल ही पता नहीं होता। और ये भी कुछ पैगाम देने वालों को कहा कि आइंदा यहां पर पैगाम देकर असद उमर का ना आना। तो उसके बाद असद उमर साहब ने देखा कि खान तो पहचान गया है और इमरान खान के अलावा सियासत भी खत्म है और इमरान खान के अलावा मुझे कोई, जाहिर है कद माशाल्लाह असद उमर साहब का लंबा है, तो ये इस कद को कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता, कद बहुत ज्यादा ही लंबा हो गया है, तो इतने कद्दावर शख्सियत को फिर सियासी कद और लंबा, तो फिर और कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, तो लिहाजा वो सियासत से ही साइड पर हो गए और आखिरी टाइम इमरान खान को एक डेंट वो भी देकर गए। तो खान भी यानी अजीब था, वो जॉन एलिया का शेर का मुझे कुछ एक याद आ रहा है थोड़ा सा, वो कहते हैं कि मैं भी अजीब हूं, इतना अजीब कि खुद को तबाह बर्बाद कर दिया लेकिन फिर भी मलाल नहीं। यानी कि खान भी अजीब था, जिसके ऊपर उसने भरोसा किया उसने डसा है, उसने तबाही फेरी है। वो घर के मुलाजिम हो, वो उसका सिक्योरिटी इंचार्ज हो, वो उसके साथी, उसके दोस्त हूं, ऐसे लोग जिन्हें जमीन से उठाकर उसने आसमान पर बिठाया, ऐसे लोग जिन्हें वजारतें दी, ऐसे लोग जिन्हें घर में दूसरी दफा रोटी कोई नहीं देता था, जो रोटी नहीं घर में मांगते थे, जो अपने बाजार में नहीं जा सकते थे, उन्हें खान ने वजीर मशीर बनाया, उन्हें खान ने इज्जत बख्शी, उन्हें खान मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लेकर आया, लेकिन उन्होंने खान को डसा और ऐसा डसा कि खान याद रखे ना रखे, ये कौम याद रखेगी, ये कौम याद रखेगी किस लेवल का धोखा उस बंदे के साथ हुआ था। तो इमरान खान ने अपने टाइम में, अपने दौर में जिसके साथ भी निभाने की कोशिश की, उसने पलटकर खान के ऊपर वार किया और खान को छल नहीं किया है। ये कैसा जिगरा इस बंदे का कि फिर भी भिड़ गया, फिर भी लड़ गया, फिर भी मजबूत है। तो ये अजीब और गरीब सी चीज है कि कोई बंदा, यानी कोई एक बंदे का भी नाम ले ले, वो इमरान खान के साथ नहीं खड़ा हुआ मुश्किल वक्त में, और किसी ना किसी ने हर तरफ से जो करीबी दोस्त यार थे, साथ बैठते थे, चाय पीते थे, वजारतें लेते थे, वो सारे लोग फाइनली इमरान खान को हर तरह से डस कर साइड पर हुए हैं। इमरान खान साहब जनरल बाजवा साहब के बारे में भी यही बातचीत करते हैं कि मैंने एक पेज नहीं फाड़ा था, जनरल बाजवा साहब ने फाड़ा है। वो कहते हैं कि मैंने धोखा नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की है। अब एक और खबर है, वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है और वीडियो ये है कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब एक तकरीर कर रहे हैं और तकरीर में वो कह रहे हैं कि चीन और सऊदी अरब ने नहीं चाहते कि इमरान खान दोबारा वापस आए
وہ کہتے ہیں کہ اب عمران خان آیا تو ہم پیسے ضائع نہیں کریں گے اور ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. اب یہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ ہے, بہت ہی ایک عجیب و غریب سی اسٹیٹمنٹ ہے, چونکہ چین کے اندر میڈیا نہیں ہے, میڈیا اس طرح سے آزاد نہیں ہے چائنا کا, چین اپنی پالیسیز کو واضح نہیں کرتا, چین ایک انٹرفیئرنس کی پالیسی نہیں رکھتا, اور چین دنیا اپنی فورن پالیسی کے بہت سارے خلوخالوں کو ظاہر ہی نہیں کرتا. چین کی جو بھی پالیسی ہوتی ہے خفیہ ہوتی ہے, وہ ایک سیکرٹ پالیسی کے تحت چلتے ہیں. اور سعودی عرب کے اندر بھی یہی ہے, ان کا بھی کوئی میڈیا نہیں ہے, وہاں پر تو میڈیا ہے ہی نہیں, لہٰذا وہ بھی اپنی جو پالیسیز ہوتی ہیں, اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں, انہیں کھل کر میڈیا میں نہیں کہتے, وہ اپنی پالیسیز کو ظاہر نہیں کرتے. تو اب جو مولانا صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے, یہ اصل میں انہوں نے پاکستان کے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کو, دنیا کی 10ویں بڑی پولیٹیکل پارٹی, دنیا کے میڈیا کے سامنے یہ کہہ دیا ہے کہ سعودی عرب اور چائنا نہیں چاہتے خان واپس آئے. ابھی ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے, اور وہ اب نہیں چاہتے کہ ان کی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ یا پالیسی کوئی بھی سامنے آئے کسی بھی حوالے سے. لیکن مولانا صاحب نے وہاں پر جا کر اپنے ووٹر سپورٹر سے تالیاں بجوانے کے لیے نعرہ لگا دیا. اب یقین کریں اس کے اوپر ریئیکشن آئے گا, چونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ان کے حوالے سے یہ تاثر دنیا بھر میں ابھرے کہ دنیا بھر کے اندر رجیم چینج کرتے ہیں یا سیاسی حکومتوں کے بارے میں وہ کوئی رائے رکھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی وجہ سے محمد بن سلمان انڈیا میں آیا, پاکستان میں نہیں آیا تھا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ محمد بن سلمان یہ سمجھتا تھا کہ اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں وہ پاکستان میں آتا ہے تو پھر ایک پاکستان کے لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے خان کی, لہٰذا خان کے خلاف ایک بیانیہ بن جائے گا, اور وہ نہیں چاہتے کہ پاکستانی عوام ان کے بارے میں برا سوچے. یہی چیز چائنا کی بھی ہے, وہ بھی نہیں چاہتے کہ پاکستانی عوام ان کے بارے میں برا سوچے. لیکن جو پبلک اسٹیٹمنٹ اس طرح کی دی گئی ہے, یہ بہت بڑا ایک فارن پالیسی کو اور ملک کے مفاد کو مولانا صاحب نے نقصان پہنچایا ہے, اور اس کی قیمت ہم بھگتیں گے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.